Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at Gordon PG College कोटा। गॉर्डन पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं बच्चों आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो हमारी 5th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स वो पढ़ने जा रहे हैं। उसकी ऑलरेडी हमारी 10 से 12 क्लासेज हो चुकी हैं बच्चों। आज हमारी इसके पार्ट 14 हम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने बेटा क्या पढ़ा था उसको आपको थोड़ा सा रिकैप में करा देता हूँ कि हमने जो है वेग स्थिरांकों के लिए ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति की थी, जिसमें हमने पाया था किस तरीके से हमने उसमें देखा था कि डेल जी बराबर -RT log E और के इक्विवेलेंट ये हमने यहाँ से निकाला था और के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल कर e की पावर -del g/RT ये किया था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और फिर हमने यहीं पे ही एक चीज़ और की थी कि डेल जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल एच -T डेल एस। और यहाँ से ये वैल्यू पुट करके हमने बेटा जो इक्वेशन निकाली थी वो इस तरीके से निकाली थी कि K बराबर RT अपॉन NH e की पावर डेल एस स्टार अपॉन R, ये पूरा एक कोष्टक में लिया था, और e की पावर -EA अपॉन RT इस तरीके से हमने निकाला था। और यही जो समीकरण हमारे पास आई थी ये किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को ऊष्मागतिकीय व्यंजक के रूप में ये प्रदर्शित करती है। फिर हमने बेटा क्या किया था, आरएनएस समीकरण, संगतवाद सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में तुलना की थी। और वहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया था, वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया था कि P जो प्रायिकता गुणा वो है, क्या था P प्रायिकता घटक, वो RT अपॉन ZnH की पावर डेल एस स्टार अपॉन R के बराबर निकाला था यहाँ से, है ना। तो इससे हमने निकाला ये था कि अन्य समीकरण में उपस्थित जो पूर्व चर घातांकी पद है A तथा कोलिजन थ्योरी में जो प्रायिकता घटक है और अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं द्वारा संक्रमण अवस्था निर्माण में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन है, ये तीनों पद क्या है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों पद क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। अब आज की क्लास हम बेटा आगे पढ़ाई करते हैं, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पहले की क्लास में भी दे दिया था कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट व उत्प्रेरण क्या होता है। तो कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा है बेटा कि वे पदार्थ जिन्हें किसी अभिक्रिया में मिश्रण में अल्प मात्रा पे यदि हम मिलाते हैं तो वे अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। किसको परिवर्तित कर देते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, किंतु परिणामी रूप से स्वयं अपरिवर्तित या अप्रभावित रहते हैं उस वो जो भी रिएक्शन में ये भाग ले रहे हैं। और यही क्या कहलाता है, यही उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा उनका यह प्रभाव ही उत्प्रेरण कहलाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर कि हमारे पास ट्वाइस KClO3 एक रिएक्टेंट है और MnO2 और डेल यानी गर्म, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस KCl और 3O2। तो ये MnO2 है, यही हमारा कैटलिस्ट है और ये इस रिएक्शन में क्या होगा, ये इस रिएक्शन में अप्रभावित रहेगा, ये इस रिएक्शन में अप्रभावित रहेगा। अब उत्प्रेरकों के गुण हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों की मात्राओं की तुलना में उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में हम लेते हैं बेटा। ठीक है, अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है क्रियाकारक, क्योंकि क्रियाकारक तो बेटा बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पिछली वाली KClO3 तो इसको तो बहुत ज़्यादा लिया होगा और वहाँ पर जो MnO2 लिया था वो कम लिया था, बहुत अल्प मात्रा में लिया था। दूसरा इसका गुण जो है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि उत्प्रेरक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता है, तो ये क्या करता है, यह अभिक्रिया के वेग में, ये ध्यान रखना बेटा
कि ये रासायनिक अभिक्रिया को चालू नहीं करेगा, यानी कि वो तो जो दो रिएक्टेंट या एक रिएक्टेंट में रिएक्शन होनी है वो उसी से ही रासायनिक अभिक्रिया चालू होगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR जो है, उसको ये बढ़ाता है। उसको ये क्या करता है, उसको ये बढ़ाता है। अतः वह केवल अभिक्रिया वेग में कमी अथवा वृद्धि करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, किंतु अभिक्रिया के अंत में अपनी प्रारंभिक मात्रा में पुनः मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। उत्प्रेरक जो है ये अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन की में कमी या वृद्धि, और ज़्यादातर में ये वृद्धि ही करता है, किंतु अभिक्रिया के अंत में अपनी प्रारंभिक मात्रा में पुनः मुक्त हो जाता है। अतः उत्प्रेरक की मात्रा में परिणामी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। वो क्या होता है बेटा, वो शून्य होता है। जो परिणामी परिवर्तन है वो शून्य के बराबर होता है। उत्प्रेरक पदार्थ किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था तथा साम्य स्थिरांक, ध्यान देना बेटा, कि साम्य अवस्था और साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वे अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेगों में समान परिवर्तन करते हैं। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन उसकी उसमें, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है रिएक्शन, उन दोनों के जो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन है उन दोनों में ये समान रूप से परिवर्तन करते हैं। किंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था अपेक्षाकृत कम समय में प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम की अवस्था जो है वो कम समय में ही प्राप्त हो जाती है, बहुत कम समय में। अनेक उत्प्रेरण अभिक्रियाएं विशिष्ट प्रकृति की होती है, जैसे कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। बिल्कुल बेटा, ईस्ट का आपने उपयोग सुना होगा। अब ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरीके से एंजाइम टाइप की वो है ना। ईस्ट वही है। अनेक उत्प्रेरक ताप, विलयन के पीएच के मान आदि से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जैसे एंजाइम। बिल्कुल सही है बेटा। इनको एंजाइम कब जिंदा रहेंगे या कब वो एक्टिव होंगे, जब वो उनको एक निश्चित स्तर का ताप मिलेगा, एक टेम्परेचर जो है वो उनका या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर जो जिसमें वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें उतना उनका ताप मिले। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो मर जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और विलयन की पीएच भी न तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा न तो सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए और न ही वो बेसिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों। यानी कि अब यहाँ पर एग्जांपल ये दे रखा है कि एंजाइम उत्प्रेरक ताप व पीएच की एक अनुकूल परास में ही अधिकतम सक्रियता ये दर्शाते हैं। अधिकतम सक्रिय कब होंगे, ताप और पीएच की अनुकूल परास में ही ये सक्रिय दिखाएंगे। उत्प्रेरक पदार्थ किसी अभिक्रिया को एक नई क्रियाविधि देते हैं। बिल्कुल सही है। जिसमें सक्रियण ऊर्जा का मान प्रारंभिक क्रिया विधि में सक्रियण ऊर्जा से कम होने के कारण वेगों में वृद्धि प्रक्षित होती है। बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक पदार्थ किसी अभिक्रिया को एक नई क्रिया विधि देते हैं। अब वो किस तरह से देते हैं हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गया कि ये आपके पास जो है एक रिएक्टेंट है और इस तरह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट है आपकी, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जो ये तो हो गई बेटा दहली ऊर्जा यहाँ तक आने के लिए। और जिन अणुओं के पास मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, अब इन रिएक्टेंट्स के पास क्या है, ये दहली ऊर्जा के बराबर एनर्जी नहीं है, तो यहाँ से हम क्या देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे इनको। ठीक है। जो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एक्टिवेशन देंगे, एनर्जी देंगे दहली ऊर्जा के बराबर आने के बराबर हम एक्टिवेशन एनर्जी इनको इतनी देंगे। और उससे ये क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएंगे, ये वाली में। समझ में आ रही है ना मतलब बात, कि ये जो रिएक्टेंट है आपका,
यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये है दहली ऊर्जा का स्तर। तो इन रिएक्टेंट की एनर्जी को वहाँ तक ले जाने के लिए हमारे पास हम क्या देंगे इनको, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। यही हमने सक्रिय ऊर्जा के सिद्धांत में पढ़ा था बेटा, है ना। ठीक है, ये तो हो गया। ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, जब कैटलिस्ट एब्सेंट हो। पर दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, समझ रहे हो, ये आ गया हमारे पास उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी कि ट्रांजिशन। इसको हमें अब कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको हमें दहली ऊर्जा के बराबर, इसकी दहली ऊर्जा यहीं आ गई, यानी ट्रांजिशन स्टेट यहीं बन गई। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हम यहाँ पर कम देंगे। तो ये इससे क्या निकल रहा है हमारे पास कि ये जो हमारा उत्प्रेरक है, अगर हमारे पास हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते समय अगर उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो ये अभिक्रिया को एक अल्टरनेटिव पाथ उपलब्ध करा देता है, जिससे जो ट्रांजिशन स्टेट है हमारी वो कम एक्टिवेशन एनर्जी देने पर ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये हमें ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हुआ। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हुआ कि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में और यह उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी कि जो इनका एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है, ये E2 मान लीजिए और ये E1 है, तो E2 माइनस E1 ये कम हो गया, यानी कि हमें जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है इनको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब उत्प्रेरण के प्रकार तथा इनका वर्गीकरण हम कल की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की मात्राओं की तुलना में उत्प्रेरक बहुत कम होते हैं, और इनकी परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें किसी भी अभिक्रिया मिश्रण में अल्प मात्रा में यदि हम मिलाएं तो वे अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।